नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोनीपत के राय स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजन का शुभारंभ किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य में खेल क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने वैश्विक स्तर पर राज्यों की पहचान को नई ऊंचाई दी है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि खेल आज सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक विशाल रोजगार, नवाचार और विज्ञान आधारित क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने देश भर से आए शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के खेल क्षेत्र का एक मजबूत रोडमैप तैयार करेगी। साथियों, कॉन्फ्रेंस का विषय बड़ा ही ये प्रासंगिक है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेल क्षेत्र में एक रोड मैप हम यहां 2 दिन बैठ करके वो तैयार कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसमें खेलों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, यह कॉन्फ्रेंस हरियाणा की उस धरा पर हो रही है जिसने खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, यह धरा आज एक नए परिवर्तन, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण से ये साक्षी बन रही है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अब उनकी प्रतिभा और परिश्रम के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हम 2 दिन यहां बैठ करके चर्चा विचार अलग अलग सत्र में करने वाले हैं, तो परिणाम बेहतर ही होंगे। आने वाले समय के अंदर और अच्छे परिणाम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जब 2026 के राष्ट्रमंडल के खेलों में और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे ऊपर नजर आएंगे, जो हमारे माननीय अध्यक्ष की बात कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों की पदकों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए। साथियों, मुझे खुशी भी है हम सब के लिए, और मेरा मानना भी है कि आज के बदलते समय में केवल खिलाड़ी उत्कृष्ट हो यह पर्याप्त नहीं है। साथियों, आज उत्कृष्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अनिवार्य है। साथियों, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आने वाला समय डेटा ड्राइव का और
टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, साइंस सपोर्टेड सपोर्ट है और ऐसे समय में हमारे खिलाड़ियों की जो क्षमता है वो वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के लिए दक्ष, नवोन्मेषी और हमारी खेल परंपराओं के अनुरूप उसका प्रबंधन मॉडल भी जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी आपके बीच में की भी गई है। इसके ऊपर हम विचार भी करने वाले हैं। साथियों, मेरा विचार है कि 65% युवा हमारा ये देश, ये 65% युवा जनसंख्या वाला ये हमारा देश है। इसके लिए एक अलग रणनीति होनी चाहिए। हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं और इसमें भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, संसाधनों में असमानता, ये सारी शामिल है। हम सब देखते हैं कि जिला हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोबाइल ट्रेनिंग लैब के माध्यम से प्रतिभा निखार करने के लिए पहल ये सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यह खेल विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रमुख भूमिका ये निभा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अनुसंधान और प्रशिक्षण का केंद्र बनाने के लिए ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मैं विश्वविद्यालय कुलपति महोदय और हमारे फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, मैं ये उनको कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स और बायो मैकेनिज्म और एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण और राष्ट्रीय खेल अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण पर हम काम करें। साथियों, वर्तमान में राज्य में हमारे 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर है और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 हमारे मंडल स्टेडियम और 163 हरियाणा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर जो जिम उपलब्ध हुए हैं, हमने किए हैं। इसके लिए हमने 10 स्विमिंग पूल भी हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बनाए, 11 सिंथेटिक ट्रैक वो भी बनाए हैं, 14 आपकी ट्रफ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह पर 9 बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी हमने इसमें किया है, ताकि जो हमारा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो और हमारे खिलाड़ियों को खेल की अच्छी सुविधाएं मिले। और उसी कड़ी में जो हमारी ये यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, मुझे बताते हुए खुशी है कि इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2022 में ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हों, उसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। आपकी मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश के 16 जिलों में जो हमारे खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का निर्माण हमने 3 करोड़ रुपए की लागत से उसको किया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कड़ा संज्ञान लिया है, जहां धोखाधड़ी के मामलों पर आप संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब से संबंधित एक ही फोटो को बार बार अपलोड कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी करने के मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों में संबंधित पटवारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई
करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेशों के बाद ऐसे पटवारियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में अन्य दोषियों पर कार्रवाई के लिए गहन जांच जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी सहायता पहुंचे। जिन किसानों का वास्तविक नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए। और आगे बढ़ेंगे जहां सीएटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी सफल हुए हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सीएटी का रिजल्ट जारी हो गया है। क्वालिफाई होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट थोड़ा लेट निकला लेकिन क्वालिफाई हुआ, इस बात की खुशी है। और वहीं जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटे हैं उन अभ्यर्थियों में थोड़ी नाराजगी देखने को मिली। नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं भिवानी जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने सीईटी का पेपर दिया था और मेरा क्वालिफाई हो गया और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। रिजल्ट थोड़ा सा लेट निकाला है सरकार ने, पर चलो निकाल तो दिया, इसी बात की खुशी है मेरे को तो। मैं राकेश कुमार भिवानी से। मेरा सीईटी का एग्जाम 27 को मॉर्निंग में था और वो इजी था और जो रिजल्ट आया वो काफी लेट आया है, तो इस बात की खुशी है। मेरा भी क्वालिफाई हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे 7 नंबर कटे हैं, हालांकि अब भी स्कोर अच्छा है तो हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम पुनीत है और मैं भिवानी जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने सीईटी का पेपर दिया था, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था पहली में, और पेपर बहुत हार्ड था पर मेरा क्वालिफाई हो गया पेपर। देखिए जी, मेरा नाम जोनी कुमार है और जो है सीईटी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, और मेरा जो है सेंटर जो है हिसार से परली तरफ आया था, तो और फ्री में गया था। बिल्कुल सरकार के द्वारा एक काफ़ी अच्छी पहल थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो आज रिजल्ट रात को जारी किया गया था उसमें मैं क्लियर हो चुका हूँ। और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि भाई जो सरकार ने जो सीईटी का एग्ज़ाम करवा और जो है लगभग जो है बच्चे इसमें क्वालिफाई किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी अच्छा रहा और उसमें मैं क्लियर हो चुका हूँ। तो मैं इस पर देखिए खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए सीईटी एग्ज़ाम है अपने आप में एक ये भी ये हो जाता है भाई जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो इसमें काफ़ी अच्छा और मुझे अच्छा लगा कि जो सीईटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और आगे बढ़ेंगे जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ एसवाईएल पर बीजेपी सरकार हरियाणा के हक की रक्षा करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रदेश को उसका हक का पानी नहीं मिल पाया। वहीं चंडीगढ़ को लेकर केंद्र की नीति भी अस्पष्ट बताई। हुड्डा ने कहा कि स्टेडियमों की जर्जर हालत के कारण 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बना विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खराब कर दिया। काफी कुछ विषय में चर्चा हुआ है। 19 तारीख को आप लोगों को हमने इंदिरा भवन में बुलाया था, कारण वही है। 14 तारीख को जो रैली आयोजित किया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सबके नेता राहुल गांधी जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आप लोगों ने सिग्नेचर करके 5,24,000 सिग्नेचर करके आप इंदिरा भवन में पहुंचा दिया है, उसको उस दिन हम लोग राष्ट्रपति को सौंप रहा है। इससे पहले बहुत बड़ा रैली होंगे, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी भाग लेंगे और हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं देश में, वो सब आएंगे और सारे पीसीसी प्रेसिडेंट सारे लोग आएंगे। और अगली खबर जुलाना से है, जहां पर दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जी हां, हरियाणा में अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण दिखाई नहीं देता। इसी कारण प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ये बात जजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष
दिग्विजय चौटाला ने जुलाना के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बावजूद धरातल पर कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे सिस्टम पर अब भी और दर्शकों की तालियां उनका स्वागत और अभिनंदन करती हुई विभाग के अधिकारियों में उत्साह, जवानों में उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक उत्साह का संचार, मीडिया के बंधु, इस बात के साक्षी और माननीय मुख्यमंत्री जी का रथ मंच के समीप और माननीय मुख्य अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। परेड कमांडर तेज कदमों के साथ परेड का मार्च पास्ट कराने के लिए अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर और परेड कमांडर और सेकंड कमांड द्वारा अपना स्थान ग्रहण किया गया। अपने दादा राव मनोहर सिंह के नाम पर बनाए गए द्वार का लोकार्पण किया, तो वही कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि मंच से मंत्री ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाने का मुद्दा उठाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि हारी हुई सीटों पर कांग्रेस बहानेबाजी करती है और वोटों के अंतर को लेकर चोरी का शोर मचा देती है। मंत्री ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर जनता की जिम्मेदारी भी बताई और कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से संभव है। है और ये हाई स्कूल आजादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राम मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहिरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें और गांव में भी विकास के काम जो कर सकता हूं सरकार में मंत्री के नाते वो काम करने की कोशिश करूँ। IMT की अभी बात कर रहे थे, क्या पूरा प्रोजेक्ट अभी तक? हाँ नहीं, अभी कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। हमने उसको ई पोर्टल पे भूमि पर लैंड मांग रखी है, कुछ लोगों ने उसने अप्लाई कर दिया, फिर वो पोर्टल बंद हो गया, अब दोबारा खुलने जा रहा है, इसी महीने में अभी खोल देंगे। जीत का जाग पर मैं खड़ा राम मोहन सिंह कहीं नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं एमएलए बनी। 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। फरीदाबाद दिसंबर का महीना शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिले में रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए आदेश दिए गए हैं और इसको लेकर बाकायदा कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। परंतु ऐसे में जिले के अंदर रैन बसेरों के क्या कुछ हालात हैं, इसी को लेकर हमारी टीम ने
बल्लभगढ़ नगर निगम के अधीन रेन बसेरे का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे पुल के नीचे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब ठंड जो है पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है। सुबह के टाइम बात की जाए तो काफी करारी जो है वो ठंड पड़ती हुई दिखाई देती है, लोग ठिठुरते हुए दिखाई देते हैं। इस बार की बात की जाए तो शाम के समय से लेकर के पूरी रात जो है वो ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। और जो सरकार यानी कि बात की जाए तो हरियाणा सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों को चालू करने की बात यहाँ पर की गई है, उनको दुरुस्त करने की बात की गई है। अब इस समय हम मौजूद है बल्लभगढ़ के पुल का, जो हाईवे का पुल है उसके नीचे रैन बसेरा बनाया हुआ है। वो बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से रैन बसेरे जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर देखिए रैन बसेरा है, यहाँ पर बेघर बेसहारा लोगों को रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की गई है नगर निगम की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ठंड पड़ती है, लोग बेसहारा रैन बसेरे का सहारा लेते हैं, तो देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था जो है रैन बसेरे में है। क्या रैन बसेरे में कोई कर्मचारी है या नहीं है, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्या रेड क्रॉस सोसाइटी या तमाम तरीके की जो चीज है नगर निगम की वो कोई। देखिए इस समय हम रैन बसेरे पर मौजूद है, यहाँ पर जो है वो कुंडी लगी हुई है। शाम के लगभग 6:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर कुंडी लगी हुई है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। अगर अंदर की भी बात की जाए तो अंदर की भी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त है या फिर नाम पर रैन बसेरा चल रहा है। इस समय हम मौजूद है रैन बसेरे में और रैन बसेरे की व्यवस्था को आप दिखाऊं मैं। कुछ बैग यहाँ पर टंगे हुए हैं, कुर्सियां यहाँ पर डली हुई है, एक तख्त भी यहाँ पर डला हुआ जिस पर बिस्तर हुआ पड़ा है। पूरी तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए और उसके साथ साथ एक मयूर जग भी है पानी पीने का, उस पानी पीने की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर देखिए। पानी तो इसमें जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ आखिरकार इस रैन बसेरे में कौन रहता है, क्योंकि वो तस्वीर भी दिखाऊं कि एक तरफ जो है खाकी वर्दी भी टंगी हुई है होमगार्डों की, एक तरफ थैला है तो दूसरी तरफ तमाम तरीके की चीजें हैं। और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ व्यवस्था कि आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से ये रैन बसेरे में जो बिस्तर है वो किस हालात में पड़े हैं। दूसरी यहाँ पर देखिए चूहों ने जो है वो बिस्तरों को यहाँ पर काटा हुआ है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। गिलास प्लास्टिक के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात की जाए तो देखिए ये ट्रैफिक पुलिस की कैप भी यहाँ पर नजर आ रही है। आखिरकार इस रैन बसेरे में कौन रुकता है, बेसहारा लोग रुकते हैं या फिर कोई कर्मचारी रुकते हैं। इस तरीके के हालात यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर रैन बसेरे में कोई गरीब तबका व्यक्ति नहीं रुकता, यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है। जबकि नगर निगम ये कहता है कि पूरी तरीके से फरीदाबाद में जितने भी रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त यहाँ पर किया गया है। तमाम तरीके के कर्मचारी जो है वो रैन बसेरों पर लगा दिए गए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। लेकिन आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा कि बल्लभगढ़ के रैन बसेरे में कोई व्यवस्था, कोई कर्मचारी या कोई किसी तरीके की सुविधा नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ की बात की जाए तो जिस तरीके से लकड़ी से ये रैन बसेरा बना हुआ है, आखिरकार किस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर है कि आखिर जिस तरीके से लोग और आगे जो है करारे की ठंड पड़ेगी, लोग हीटर का अलाव का सहारा लेंगे, आखिर किसी तरीके की कोई हादसा यहाँ पर ना हो, इस तरीके को लेकर के भी कोई इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लकड़ी का बना हुआ है, पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर नगर निगम से लेकर के और कहीं ना कहीं जिस तरीके की संस्थान है वो उसकी यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ पर रुकता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अगर एक तरफ सरकार कहती है कि बेसहारा लोगों को पूरी तरीके से निःशुल्क तौर पर जो है ठहरने की व्यवस्था रैन बसेरों में की गई है, लेकिन रैन बसेरे सिर्फ नाम के नाम पर चल रहे हैं। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई यहाँ पर हालचाल पूछने वाला नहीं है किसी बेसहारा लोगों के लिए। अगर आखिर इस तरीके से इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते कि हालात किससे बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।
आखिरकार जिस तरीके से नगर निगम ने आदेश दिए हैं, उन अपने उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं कर्मचारी एक ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी तरीके की कोई कर्मचारी हमें यहाँ पर जवाबदेही देने वाला नहीं मिला है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।